इंटरेस्ट रेट होता है ना, इंटरेस्ट रेट हमेशा ज़ाहिर है बैंक्स की तरफ से होता है, ठीक है ना। ये बैंक से इन्वेस्टर या कोई भी लोन लेते हैं और उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट को पे करते हैं। इंटरेस्ट रेट को डिटरमिन कौन करता है? इंटरेस्ट रेट को ज़ाहिर है गवर्नमेंट की या स्टेट बैंक की पॉलिसीज़ होती हैं जो कि इंटरेस्ट रेट्स को डिटरमिन करती हैं कि इतना इंटरेस्ट रेट होना चाहिए। ठीक है, गवर्नमेंट और स्टेट बैंक जो है वो अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सिचुएशन इन रेट्स को या इंटरेस्ट रेट्स को डिटरमिन करती है कि अब इसको हम लोग कॉस्ट भी कह सकते हैं, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग फंड्स, क्योंकि ये हमारे एक इन्वेस्टर के लिए ये कॉस्ट होती है। इंटरेस्ट रेट जो है वो एक कॉस्ट है कि जिस तरह से आपने आपने लोन लिया बैंक से, और बैंक से लोन लेने के बाद आप लोगों ने इसके ऊपर पे कर रहे हैं मंथली और या क्वार्टरली आप लोग पे करते हैं अपना इंटरेस्ट। तो वो आपकी आप और उसको जब आप अपनी बैलेंस शीट के अंदर या कोई भी बिजनेस अपनी बैलेंस शीट के अंदर शो करता है तो इंटरेस्ट को एज एन एक्सपेंस शो करता है, एक्सपेंस है या उसकी कॉस्ट है। तो कॉस्ट, इसको हम लोग इंटरेस्ट रेट को कॉस्ट ऑफ बोरोइंग फंड्स भी कहते हैं। ठीक है, एक इंटरेस्ट रेट यानी कि ये इसका सारा रिलेशन जो है वो एक बिजनेसमैन के साथ है। और बिजनेसमैन कब इनकरेज होता है लोन लेने के लिए? क्योंकि जो जितने भी बैंक्स हैं वो सारे सारे वो इसके ऊपर बिजनेसेस के ऊपर ही डिपेंडेंट होते हैं। और बिजनेसेस के ऊपर डिपेंडेंट इसलिए होते हैं कि उनका उनका सारा सर्कल जो है वो बिजनेस के ऊपर चलता है बैंक्स का। वो बिजनेसेस को लोन देते हैं और वो उनका एसेट है, यानी कि जो मनी है वो उनका एसेट है। वो लोन देते हैं लोगों को और वहाँ से जो इंटरेस्ट है वो अर्न करते हैं या उनका प्रॉफिट जो है वो अर्न करते हैं थ्रू गिविंग लोन्स। तो अब इस रिलेशनशिप को एक तो बैंक्स के और जो बोरोअर है जो कि एक बिजनेसमैन है या एक कंज्यूमर है, लेकिन जो भी आप बैंक से लोन लेता है या बैंक से कोई भी ट्रांजैक्शन करता है उसको इन्वेस्टर ही कहते हैं। तो क्योंकि वो एट द एंड आपको प्रॉफिट दे रहा होता है, तो इन्वेस्टर है। इंटरेस्ट रेट और उसके बाद फिर इन्वेस्टमेंट रिलेशनशिप, ये हमने इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टर कौन है कि जिसके पास बिजनेस है या उसको मनी को यूज़ करने की कोई ना कोई उसके पास कोई सर्विसेज देता है और उस मनी को यूज़ करके और उससे उसके बाद वो ठीक है प्रॉफिट जनरेट करता है। तो इंटरेस्ट रेट और इन्वेस्टमेंट का जो रिलेशन है ये भी इनवर्स रिलेशन है। अब जितना इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होता है उतना ही इन्वेस्टमेंट लोगों की कम हो जाती है, क्योंकि कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगी। हर बिजनेस के अंदर आपने याद रखना है कि कॉस्ट मैटर करती है। अगर बिजनेस अपना फ्लरिश करेगा अगर उसकी जो कॉस्ट है वो कम हो और उसको बेनिफिट ज़्यादा हो। कॉस्ट कम हो और चीज़ें ज़्यादा महंगी सेल कर सके वो, तो वहाँ पर उसका प्रॉफिट ज़्यादा है। जहाँ पे प्रॉफिट ज़्यादा होता है वहाँ पे हमेशा जो बिजनेसमैन है वो इनकरेज होता है और वहाँ पे वो मज़ीद इन्वेस्टमेंट करना पसंद करता है। जितना रेट ज़्यादा होता है उसकी उसका प्रॉफिट रेट ज़्यादा होता है, उस हिसाब से उस चीज़ें जो हैं वो चलना शुरू कर देती हैं। इंटरेस्ट रेट इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट जो है, इन्वेस्टमेंट कंसिस्ट ऑफ स्पेंडिंग ऑन न्यू प्लान्स। ठीक है, अब जो भी इन्वेस्टर है, जो भी कोई बिजनेस किसी का चल रहा होता है वो उसको इंक्रीज करना चाहता है, वो इसी सूरत में इंक्रीज करना चाहेगा जब उसको प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा नज़र आएगा। तो वो कोई भी अपना बिजनेस क्यों बढ़ाएगा? जब उसको नज़र आ रहा है कि इसके अंदर पोटेंशियल है कि अगर मैं एक मज़ीद मशीनरी लगा लूँ, एक नया नया प्लांट लगा लूँ तो मेरा जो बिज़नेस है वो मज़ीद फ्लरिश करेगा। अब नया मशीनरी, नया नया प्लांट और नई एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है। इसके बाद इन्वेस्टमेंट कंसिस्ट ऑफ स्पेंडिंग ऑन न्यू प्लांट, कैपिटल, इक्विपमेंट, मशीनरी, इन्वेंटरीज एंड कंस्ट्रक्शन। ठीक है, ये सारी इन्वेस्टमेंट जो कि वो जो भी इन्वेस्टर है, जो भी बिजनेसमैन है वो ये कर रहा है। ठीक है, न्यू प्लांट के ऊपर इन्वेस्ट करता है सारी। द इन्वेस्टमेंट डिसीजन वेज मार्जिनल बेनिफिट्स एंड मार्जिनल कॉस्ट। अब उसको अब वो हमेशा ही वैसे डिसीजन लेगा जैसे हम लोगों ने बात की थी मार्जिनल बेनिफिट की और मार्जिनल कॉस्ट की, कि वो हमेशा कोई भी इन्वेस्टर है वो आप भी हमेशा ये सोचोगे कि कितना हम लोग इसके अंदर इन्वेस्ट करें। किसी भी बिजनेस में की तरफ लोग क्यों आते हैं? उसी वक्त ही आते हैं जब उनको कोई बेनिफिट नज़र आता है। ठीक है, प्रॉफिट नज़र आता है, उनको कॉस्ट कम नज़र आती है और बेनिफिट ज़्यादा नज़र आता है। तो कोई भी ऐसा बिजनेस ऐसा नहीं करता जहाँ पे उसको कॉस्ट ज़्यादा पड़ रही है उसको बेनिफिट कम हो। ठीक है, वो कोई भी उस तरह का बिजनेस करना पसंद नहीं करता। तो जहाँ पर ज़्यादा बिजनेस होता है वो वहाँ पे उसका मार्जिनल बेनिफिट ये है कि
मुकम्मल तौर पे सारे कॉस्ट और टैक्सेस और चीज़ें निकाल के जो हमारे पास से एक एट द एंड बेनिफिट निकलता है या प्रॉफिट निकलता है, वो हमारा मार्जिनल बेनिफिट है। एंड मार्जिनल कॉस्ट जो कि हमारी सारी एक्सपेंसेस, जिसके अंदर आपकी इंटरेस्ट रेट है, आपके सोशल कॉस्ट है, आपकी एनर्जी है, आपका जितने भी रिसोर्सेज और डेप्रिसिएशन और सारी चीज़ें निकाल के जो हमारी निकलती है, हमारी मार्जिनल कॉस्ट है। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन बेस्ड मार्जिनल बेनिफिट्स एंड मार्जिनल कॉस्ट, यानी उनको हमारे मद्देनजर रखा जाता है कि ये क्या चीज़ है, ये बेनिफिट कहाँ पे हो रहा है। इट इज़ अ मार्जिनल बेनिफिट मार्जिनल कॉस्ट डिसीजन। द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इज द मार्जिनल बेनिफिट, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इज द मार्जिनल बेनिफिट, कि हमें ये वाला इन्वेस्टमेंट किया, हमें इतना प्रॉफिट होगा, ये इतना बेनिफिट होगा एट द एंड, या हमें मंथली इतना जनरेट कर सकते हैं। एंड द इंटरेस्ट रेट, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न जो है वो अपने मार्जिनल बेनिफिट को ये याद रखने कि हमारा एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न क्या है, कि हम लोग नेक्स्ट में कितना प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। एंड द इंटरेस्ट रेट है जो हमारा कॉस्ट ऑफ बोरोइंग फंड्स है, जो इंटरेस्ट रेट है, और हमारा यही रिलेशनशिप आज हम लोग इन दोनों को देख रहे हैं। अब द मार्जिनल बेनिफिट फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इज द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न बिजनेस होप टू रियलाइज। ये आपको ये भी बात समझ आ जाएगी कि जो मार्जिनल बेनिफिट है वो इन्वेस्टमेंट है जो कि एक्सपेक्टेड होगी, रेट ऑफ रिटर्न को डिटरमिन करेगी बिजनेस की। एंड द मार्जिनल कॉस्ट है वो हमारा इंटरेस्ट रेट है। अब ये दोनों चीज़ें आपने याद रखनी है कि इंटरेस्ट रेट जो है वो हमारी कॉस्ट है, और जो हमारा मार्जिन और जिसको हम मार्जिनल कॉस्ट कह रहे हैं, और जो हमारा इंटरेस्ट रेट हमारी कॉस्ट है, और इन्वेस्टमेंट जो है वो हमारा बेनिफिट है, जो एक्सपेक्टेड हम एक बेनिफिट लेंगे आफ्टर इन्वेस्टिंग इन ए बिजनेस। ठीक है, अब एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न क्या है? एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इज फाउंड बाय कंपेयरिंग द एक्सपेक्टेड इकोनॉमिक प्रॉफिट। इकोनॉमिक प्रॉफिट क्या चीज़ है? टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट टू द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट टू गेट द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, अब ये इकोनॉमिक प्रॉफिट यहाँ पे जिसमें हम टोटल रेवेन्यू में से टोटल कॉस्ट को माइनस कर देते हैं, ये हमारा एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न निकल आता है। फॉर एग्जाम्पल, ए प्रोजेक्ट गेट्स $100 एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। क्या आपको एक इन्वेस्ट करते हो आप एक जगह पे, और उसके बाद आप प्रोजेक्ट करते हो, मतलब आप ये सोचते हो कि, या आप उसका अंदाज़ा लगाते हो कि आपको $100 एक्सपेक्टेड प्रॉफिट होगा ऑन $1,000 इन्वेस्टमेंट। $1,000 की आप इन्वेस्टमेंट करते हो और उसके ऊपर आपको मंथली $100 का प्रॉफिट होगा। इसका मतलब ये है कि 10% एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है। ठीक है, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न हमारा कितना आ गया? ये हमारा 10% एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है। 1000 जो हमारी इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय हम लोग अगर 100 के साथ करें, हमारा एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है हमारे पास 10%, इसका एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न निकल आता है। दस द बिजनेस वुड नॉट वांट टू पे मोर देन 10% इंटरेस्ट रेट ऑन इन्वेस्टमेंट। अब कॉस्ट, अब जिस तरह से रिटर्न हमारा जो है 10% है, लेकिन अगर जो कॉस्ट है, कॉस्ट जैसे कि इंटरेस्ट रेट, जिसको हम कॉस्ट भी कह रहे हैं, इंटरेस्ट रेट अगर हमारा 10% हो जाएगा तो हमारा नो बेनिफिट नो लॉस पे आ जाएगी। लेकिन कोई भी बिजनेस इस शर्त के ऊपर बिजनेस नहीं करता कि उसको नो बेनिफिट नो लॉस हो, क्योंकि उसने एनर्जी लगाई है, उसने आइडिया जनरेट किया है, उसने काम किया है, लेकिन एट द एंड उसको कोई बेनिफिट ही नहीं हो रहा, नो प्रॉफिट नो लॉस पे जा रही है चीज़, तो वो एक इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहेगा या पसंद नहीं करेगा करना। तो इसका मतलब है बिजनेस नॉट वांट टू पे मोर। अब 10% से यानी ज़्यादा इंटरेस्ट रेट हो जाएगा अगर, तो इन्वेस्टर इन्वेस्ट नहीं करेगा या नहीं उसकी तरफ जाएगा अगर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा हो जाएगा। नोट दैट एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इज नॉट ए गारंटीड रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, अब एक्सपेक्टेड हम लोग एक चीज़ एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमें $100 की प्रॉफिट हो जाएगा, लेकिन आपको ये भी पता है कि जो भी बिजनेस होता है उसमें हम लोग ये नहीं कह सकते कि इतना लाजमी हो जाएगा। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इज नॉट ए गारंटीड रेट ऑफ रिटर्न। इन्वेस्टमेंट कैरीज रिस्क, क्योंकि जो भी इन्वेस्टमेंट है या बिजनेस जो है वो हमेशा रिस्क के बगैर नहीं होता, हमेशा ही उसके अंदर रिस्क एग्जिस्ट करता है। ये सिर्फ बैंक्स का बिजनेस होता है कि वो अपने चीज़ों को पहले ही तय कर लेते हैं कि आपने इंटरेस्ट रेट, हम इतना प्रॉफिट लेंगे या इंटरेस्ट रेट आपको चार्ज करेंगे अगेंस्ट द मनी दे इन्वेस्ट। तो उनका एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न जो है वो हमेशा वो फिक्स हो जाता है। लेकिन आम बिजनेसेस को देखते हो जो कि हलाल बिजनेसेस हैं, इनको हम हलाल भी कहते हैं, कि जो कि हमें इसके अंदर भी दिए जाते हैं, यानी कि इस्लामिकली भी जो सही होते हैं बिजनेसेस,
कि आप तिजारत करते हैं जिसको वो आपका हलाल बिजनेस भी है और आपको उसके ऊपर रिस्क भी ज़्यादा है। जहाँ पर रिस्क है वो आपका वो आपको कभी भी गारंटीड रेट ऑफ रिटर्न नहीं देती। आपको गारंटी नहीं है कि आपको इतना ही रिटर्न मिल जाएगा। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न अगर हम लोग फिक्स कर लेते हैं, जो मैंने बताया कि बैंक्स की सूरत में होता है, बैंक से भी किसी को फंड्स देते हैं, उसके ऊपर वो फिक्स कर देते हैं कि हम इतना परसेंट प्रॉफिट लेंगे ही लेंगे। ठीक है, अब वो इन्वेस्ट करते हैं और वो उसके अगेंस्ट प्रॉफिट जनरेट करते हैं और उतना ही प्रॉफिट लेते हैं, बेशक बिजनेस को लॉस हो रहा हो या प्रॉफिट हो रहा हो। तो और दूसरा जो मनी देना है या बोरो करना है और उसके अगेंस्ट इंटरेस्ट लेना लोगों से, वो एक तरीका ऐसा है कि जो कि हलाल नहीं है। यानी कि ये हमारी वैसे तो मना है, इस्लामिकली मना है, लेकिन इकोनॉमी जो है वो पूरी की पूरी वो हमारी इंटरेस्ट बेस्ड इकोनॉमी है, हम लोग उसको इसी तरह से चला रहे हैं। तो पूरी की पूरी इकोनॉमी हमारी सूद के ऊपर चल रही है कि मनी को इन्वेस्ट करती है और उसके ऊपर फिर अपना रेट ऑफ रिटर्न निकालती है। तो अब इसके बाद है रियल इंटरेस्ट रेट। रियल इंटरेस्ट रेट क्या चीज़ है? जैसे हमने नॉमिनल जीडीपी की बात की थी और रियल जीडीपी की बात की थी, तो रियल इंटरेस्ट रेट क्या है? अब ये भी वही चीज़ है जिसके अंदर हम लोग इन्फ्लेशन को एडजस्ट कर लेते हैं। अब रियल इंटरेस्ट रेट आई जो है नॉमिनल रेट करेक्टेड फॉर एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन। ठीक है, नॉमिनल रेट जैसा नॉमिनल जीडीपी हमने पढ़ा था, सेम उसी तरह का जो रियल इंटरेस्ट रेट है वो कैसे निकलता है? नॉमिनल इंटरेस्ट रेट जो कि आपका प्रीवेलिंग इंटरेस्ट रेट है, उसको अगर हम लोग बेस ईयर के साथ कंपैरिजन करके हम निकालते हैं इन्फ्लेशन को, यानी एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन को जब हम लोग एडजस्ट करते हैं तो हमारा रियल जीडीपी या रियल इंटरेस्ट रेट निकल आता है। डिटरमाइंस द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब रियल इंटरेस्ट रेट को कह रहे हैं, रियल इंटरेस्ट रेट जो कॉस्ट ऑफ डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, हमारी कॉस्ट ओवरऑल कितनी आती है। द इंटरेस्ट रेट रिप्रेजेंट्स इधर द कॉस्ट ऑफ बोरोड फंड्स और द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टिंग योर ओन फंड्स व्हिच इज इनकम फॉरगॉन। अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हम लोग इधर इसको क्यों कह रहे हैं? क्योंकि बोरोड फंड्स हैं। अब उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देखते हैं, अगर हम लोग फंड्स को बोरो ना करें और एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज को यूज करके चीज़ें प्रॉफिट अर्न करें, और एक तरफ हम लोग उसकी अगर हम लोग ले लेते हैं, बैंक से कर्जा ले लेते हैं या बोरो कर लेते हैं फंड्स, उस सूरत में जो हमें रिटर्न मिलता है प्रॉफिट का, उन दोनों का हम लोग कंपैरिजन करते हैं कि अगर बोरो कर लिया जाता है तो हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी है। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का हमने जिस तरह से आइडिया लिया था कि वो वाली कॉस्ट या वो वाली ऑप्शन जो कि हम लोग छोड़ देते हैं, ठीक है, वो हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। अगर हमने बोरो कर लिए फंड्स तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमारी है कि अगर हम लोग बोरो ना करते फंड तो उस वक्त हमारा क्या प्रॉफिट होता है। और अगर जिस तरह से या प्रॉफिट नहीं, या अगर हम लोग बोरो नहीं करते फंड्स को, तो उस सूरत में हमारा क्या प्रॉफिट होता है, ये हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टिंग योर ओन फंड्स विच इज इनकम फॉर गोन, कि वो कितनी हमें इसमें लॉस या ज़ाहिर है कि अगर हमारा फ़ायदा फंड्स बोरो करने में है, बिजनेस बहुत फ्लरिश करता है, बहुत तेज़ है, उसमें रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा है, तो क्या है, वो बोरोड फंड्स का ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो अगर बोरोड फंड या बोरो करने से उल्टा नुकसान हो रहा है तो कभी भी इन्वेस्टर इस तरफ नहीं जाएगा फंड्स को बोरो करने में। तो फिर इफ रियल इंटरेस्ट रेट एक्सीड्स द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न द इन्वेस्टमेंट शुड नॉट बी मेड। अगर रियल इंटरेस्ट रेट जो है, रियल इंटरेस्ट रेट जैसा नॉमिनल इंटरेस्ट रेट है ना, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट इन्फ्लेशन एडजस्टेड नहीं है। अब रियल इंटरेस्ट रेट इन्फ्लेशन एडजस्टेड है, एक्सीड्स एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। अगर इंटरेस्ट रेट यानी रियल इंटरेस्ट रेट हमारी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग फंड्स की है, अगर वो बढ़ जाती है एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न से, कि हमारा जो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न से हमारी कॉस्ट बढ़ जाती है, द इन्वेस्टमेंट शुड नॉट बी मेड। अब उस वक्त हम लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे क्योंकि हमारी कॉस्ट ज़्यादा है और जबकि एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न कम है। और द रियल इंटरेस्ट रेट rather than nominal interest rate is crucial in making investment decisions। अब वो ये कह रहे हैं कि नॉमिनल नहीं, सिर्फ हमने प्रेजेंट सिचुएशन ऑफ द इंटरेस्ट रेट नहीं देखनी, बल्कि हमने रियल इंटरेस्ट रेट देखना है कि उसकी कितनी बेस ईयर से कंपैरिजन करके वो कितनी हमारे पास आ रही है कॉस्ट, या हमारे इंटरेस्ट रेट कितना, रियल इंटरेस्ट रेट जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू नॉमिनल इंटरेस्ट रेट।
इन मेकिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, क्योंकि आपने एक इन्वेस्टमेंट करनी है और इन द लॉन्ग रन करनी है। आपने आपको इस वजह से जब हम लोग बेस ईयर के साथ कंपैरिजन करते हैं तो हमें ये चीज़ अंदाज़ा हो जाती है कि कितना इन्फ्लेशन कितनी ज़्यादा है। ठीक है, तो इन्फ्लेशन को जब हम लोग इसमें से माइनस कर देते हैं और उसके बाद फिर हम लोग इंटरेस्ट रेट्स को या प्रोडक्टिविटी को देखते हैं, कि जैसे हम लोगों ने प्रोडक्टिविटी देखी थी, सिर्फ हम लोगों ने उसकी वो चीज़ निकाल दी थी इन्फ्लेशन को, या अ, हम लोग देखते हैं कि अगर प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है एज कम डिमांड ज़्यादा है, किसी भी चीज़ की डिमांड अगर ज़्यादा है मार्केट के अंदर, तो उस वक़्त हमें चीज़ों को या बोरो करने का फ़ायदा होगा फंड्स को, एज़ कम्पेयर टू अगर हमारी डिमांड स्लो है या कम है। क्योंकि हम लोग रियल इंटरेस्ट रेट देखेंगे जब हम लोगों ने अपनी इन्फ्लेशन को एडजस्ट किया हुआ है और हम लोग सिर्फ प्रोडक्टिविटी को देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे रेदर देन नॉमिनल इंटरेस्ट रेट के, नॉमिनल के अंदर वो सिर्फ प्रेजेंट को बताएगा कि आपको प्रेजेंट ईयर के अंदर कितना है। तो प्रोडक्टिविटी को असल में हमने देखना है कि प्रोडक्टिविटी जिस चीज़ की ज़्यादा है या जितनी डिमांड लोग ज़्यादा आ रही है इकोनॉमी से, किसी भी एक चीज़ की डिमांड ज़्यादा आ रही है, वहाँ पे अगर हम लोग फंड ज़्यादा बोरो करेंगे और तो ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे, वहाँ पे फ़ायदा होगा। लेकिन एज़ कम्पेयर टू कि अगर हम लोग उसको ना करें तो और उसको इन्वेस्ट कर डिमांड को पूरा करते रहें विदाउट। व्हाट इज इन्फ्लेशन इज अकरिंग। अब इन्फ्लेशन क्या चीज़ है कि अब फॉर एग्जांपल सपोज 1000 इन्वेस्टमेंट इज एक्सपेक्टेड, $1000 इन्वेस्टमेंट इज एक्सपेक्टेड टू यील्ड ए रियल इन्फ्लेशन एडजस्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ 10%। अब 1000 की आपने इन्वेस्टमेंट की, उसके ऊपर आपको 10% प्रॉफिट मिल रहा है या रिटर्न मिल रहा है, एंड द नॉमिनल इंटरेस्ट रेट इज 15%। अब रियल अगर आप निकालते हो रिटर्न, वो आपको 10% मिलता है, जबकि नॉमिनल निकालते हो आपको 15% मिलता है। तो अब यहाँ पर इस सूरत में आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो प्रॉफिटेबल होगी या नहीं होगी। इज द इन्वेस्टमेंट प्रॉफिटेबल। However, if there is ongoing inflation of 10%, अगर आपकी 10% इन्फ्लेशन है जो कि अ, हम लोग रियल इंटरेस्ट रेट की सूरत में निकाल रहे हैं, या हम लोग उसको जब उसको कंसिडर ही नहीं ना कर रहे थे पहले वाले में, पर ईयर इज द इन्वेस्टमेंट प्रॉफिटेबल। अगर 10% इन्फ्लेशन रेट है, अगर बढ़ता जा रहा है, जिस तरह से हम लोग उसको रियल इसलिए लेते हैं कि हम लोग उसको इस चीज़ को मिनिमाइज इसका इफेक्ट जो है वो ना देखें, इन्फ्लेशन का इफेक्ट, सिर्फ प्रोडक्टिविटी देखें। लेकिन अगर हम लोग इसको भी अब कंसिडर करें कि 10% जो हमारा इन्फ्लेशन रेट है पर ईयर, इज द इन्वेस्टमेंट प्रॉफिटेबल, कि फिर भी वो प्रॉफिटेबल होगी या नहीं होगी। While the nominal interest rate is 15%, the real interest rate is only 5%। अब वो कह रहे हैं नॉमिनल इंटरेस्ट रेट जो 15% है, जबकि रियल इंटरेस्ट रेट 5% है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 5 का होगा। कैसे, बल्कि 15 में से, नॉमिनल में से आपने रियल को, जो कि आपकी इन्फ्लेशन रेट है, 10% आपका इन्फ्लेशन रेट है, महंगाई का रेट है कि इतनी बढ़ गई है। जैसे अगर आपका रिटर्न 15% आ रहा है और आपकी इन्फ्लेशन जो है वो 10% है, तो फिर हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। स्टिल हम लोग एबल हैं कि, क्योंकि हम लोगों को 5% उस पर रिटर्न मिल रहा है। तो 5% रिटर्न का मतलब है कि 15 में से ये नॉमिनल था, उसमें से आपने रियल को माइनस कर दिया, रियल इंटरेस्ट रेट को जब आपने माइनस किया तो उसको आपका 5% रिटर्न है। बाय कंपेयरिंग 5% रियल इंटरेस्ट रेट विद द 10% एक्सपेक्टेड रियल रेट ऑफ रिटर्न, द इन्वेस्टमेंट इज स्टिल प्रॉफिटेबल। जो हमारा एक्सपेक्टेड रिटर्न था वो 10% था, लेकिन स्टिल हमें 5% का प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन प्रॉफिट हो रहा है, फिर भी हम लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे। अगर एक्सपेक्टेड 10 है, अगर एक्सपेक्टेड 10 था, लेकिन स्टिल हम लोग इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे, क्योंकि फिर भी प्रॉफिट है। लेकिन अगर 5% से बिलो चली जाती है, सपोज 15% इन्फ्लेशन रेट हो गया है, तो यहाँ पर हमारी 0% आ जाएगा, यानी कि नॉमिनल जो है वो और रियल और का जो डिफरेंस है वो दोनों वो रह ही नहीं जाएगा। तो 15% में से अगर मैं आप 15% माइनस कर देंगे तो जीरो आ जाएगा। तो उस सूरत में जब आपकी जीरो इन्वेस्टमेंट है, नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन आ जाएगी, जो कि अच्छी नहीं है किसी भी एक इकोनॉमी के लिए। तो ये कोशिश ये की जाती है कि इन्फ्लेशन एडजस्टेड हो। इन्फ्लेशन को हम लोग जब निकालें, यानी कि जब हम लोग इसको बेस ईयर के साथ उसकी देखेंगे, जैसा प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी था, तो प्राइस को हम लोग उसको कर रहे थे ना,
फिक्स कर रहे थे कि प्राइस जो है हम लोग बेस ईयर भी ले रहे हैं क्वांटिटी से, लेकिन अगर हम लोग प्राइसेस को भी देख रहे हैं एज कम्पेयर टू आवर बेस ईयर, तो वो हमारी इन्फ्लेशन रेट निकालता है कि इन्फ्लेशन कितनी है हमारी एज कम्पेयर टू आवर बेस ईयर। तो बाय कंपेयरिंग 5% रियल इंटरेस्ट रेट विद द 10% एक्सपेक्टेड रियल रेट ऑफ रिटर्न, द इन्वेस्टमेंट इज स्टिल प्रॉफिटेबल। रिटर्न नहीं हो रहा तो 5% तो प्रॉफिट ही हो रहा है ना, तो कम प्रॉफिट हो रहा है एज कम्पेयर टू एक्सपेक्टेड रिटर्न, लेकिन प्रॉफिट फिर भी हो रहा है, उस सूरत में हम लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे। लेकिन अगर 5% से भी कम चली जाती है हमारा रिटर्न, फिर हम इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, ये डिसीजन नहीं लेंगे। ठीक है, ये इन्फ्लेशन का हो गया ना सारा। इन्वेस्टमेंट डिमांड कर्व, अब इन्वेस्टमेंट और डिमांड का कर्व क्या चीज़ है? Investment demand schedule or curve shows an inverse relationship between the interest rate and the amount of investment। ठीक है, ये हमने स्टार्ट में ही बात की थी कि इंटरेस्ट रेट का और इन्वेस्टमेंट का इन्वर्स रिलेशन है। अगर जितना इंटरेस्ट रेट बढ़ता जाएगा, इन्वेस्टर उतना ही डिस्करेज होगा और इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। इंटरेस्ट रेट कम होता जाएगा जितना ज़्यादा, उतना ही इन्वेस्टर जो है वो इनकरेज होगा और आप फंड्स को बोरो करेगा और उसे बिजनेस करेगा। तो इंटरेस्ट रेट का और इन्वेस्टमेंट करेगा, तो इंटरेस्ट रेट का और इन्वेस्टमेंट का इनवर्स रिलेशन है। एज लॉन्ग एज एक्सपेक्टेड रिटर्न एक्सीड्स इंटरेस्ट रेट, द इन्वेस्टमेंट इज एक्सपेक्टेड टू बी प्रॉफिटेबल। ठीक है, या अगर इंटरेस्ट रेट से हमारी रिटर्न जो है वो, जैसा सभी पहले वाली में स्लाइड में हमने बात की है कि एक्सपेक्टेड रिटर्न से अगर हमारी इंटरेस्ट रेट से एक्सीड करती है हमारी एक्सपेक्टेड रिटर्न, द इन्वेस्टमेंट इज एक्सपेक्टेड टू बी प्रॉफिटेबल, ये प्रॉफिटेबल होगी। अब इन्वेस्टमेंट डिमांड कर्व क्या चीज़ है? ये जिस तरह के ये वाली हम लोगों ने डिमांड स्केड्यूल जो है वो ये है कि ये जो एक्स एक्सिस है उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट लिया हुआ है $1 बिलियन, $5 बिलियन, 10, 15, ये कितनी इन्वेस्टमेंट है? ये $40 बिलियन। ठीक है, ये इन्वेस्टमेंट है एक्स एक्सिस के ऊपर, और जो वाई एक्सिस है उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट्स हैं। ठीक है, इंटरेस्ट रेट 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12 और यहाँ पे 16 है। ठीक है, अब 16 है यहाँ पे हमारा इंटरेस्ट रेट, और उस सूरत में इन्वेस्टमेंट कोई भी नहीं कर रहा। ठीक है, इन्वेस्टमेंट किसी भी चीज़ में ज़ीरो, इस वक्त जो इन्वेस्टमेंट है वो ज़ीरो होगी। लेकिन जैसे जैसे 14 आती है, 14 जिस तरह से इंटरेस्ट रेट कम हो जाता है, तो यहाँ से अगर अगर आप मेरे सिर्फ कर्सर की तरफ देखते रहो, 14 पे आती है तो यहाँ पर हमारी 14 पे आती है तो हमारी जो इन्वेस्टमेंट है इन्वेस्टमेंट $5 बिलियन हो जाती है। इन्वेस्टमेंट कोई भी इन्वेस्टर करेगा, अगर वो 14 इंटरेस्टेड हो जाता है, अगर 12 हो जाता है फिर कितनी हो जाएगी? फिर वो $10 बिलियन हो जाएगी। और अगर 10% इंटरेस्ट रेट हो जाता है, फिर हमारी $15 बिलियन इन्वेस्टमेंट हो सकती है। ठीक है, और अगर 8 पे आ जाता है, इनके इन दोनों का इन्वर्स रिलेशन हम लोग पढ़ रहे हैं, जहाँ पे भी इन्वर्स रिलेशन है, जैसे डिमांड कर्व हमने पढ़ा था, वो भी इसी तरह से मूव करता था। ठीक है, वो भी डाउनवर्ड था। तो इसी तरह से 8% इंटरेस्ट रेट या 6% इंटरेस्ट रेट होता है, तो यहाँ पर हमारा कर्व बनता है और ये हमारी इन्वेस्टमेंट $25 बिलियन तक पहुँच जाती है। ठीक है, इन्वेस्टर यानी इन्वेस्टर इनकरेज होते हैं, ज़्यादा बिजनेसेस उसके अंदर आ जाते हैं। जब ज़्यादा बिजनेसेस आते हैं तो वो ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट करने की पोजीशन में होते हैं, या उनका एक्सपेक्टेड रिटर्न होता है उसके अंदर ज़्यादा होता है। तो इन्वेस्टमेंट डिमांड कर्व ये क्लियर है सबको? ये 16 है तो ये ज़ीरो इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, ये भी, ये टेबल भी बना हुआ है आपके सामने। 14% अगर इंटरेस्ट रेट है तो 5 बिलियन की वो इंक्रीज हुई है। ये कम होता जाता है, इंटरेस्ट रेट कम होता जाता है तो इन्वेस्टमेंट बढ़ती जाती है। तो और ये हमारे पास जो कर्व बनता है वो इन्वेस्टमेंट डिमांड कर्व कहलाता है, आईडी कर्व। ठीक है, ये क्लियर है ये बात? जी। अच्छा, अच्छा, fewer projects are expected to provide high return। अब fewer projects are expected to provide high return, so less will be invested if interest rates are high। अगर कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे कोई मोबाइल फ़ोन की कंपनीज हैं उनके साथ, अगर आप पाकिस्तान जो है वो मोबाइल फ़ोन की टेक्नोलॉजी को ज़्यादा, ये ज़ाहिर है कि अब तो ज़्यादा डिमांड हो चुकी है मोबाइल फ़ोन्स की, तो fewer projects are expected to provide high return।
अब बहुत कम प्रोजेक्ट्स होते हैं, अब जबकि टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट हो जाए या इसमें मज़ीद अच्छी टेक्नोलॉजीज़ लोग उसको डिमांड करना शुरू हो जाएँ, मज़ीद टेक्नोलॉजी जो है वो आ जाए, तो उनके अंदर उन प्रोजेक्ट्स में ज़्यादा एक्सपेक्टेड रिटर्न होता है, क्योंकि न्यू टेक्नोलॉजी है, लोग डिमांड है, ज़्यादा उसको ज़्यादा एक्सपोजर है। तो जैसे जैसे नई टेक्नोलॉजी आती है उसके अंदर एक्सपेक्टेड रिटर्न जो होता है वो ज़्यादा होता है। तो जबकि जैसे जैसे लोग उसके अंदर टेक्नोलॉजी थोड़ी सी एडवांस होती जाती है या टेक्नोलॉजी जो है वो ज़्यादा देर स्टे करना शुरू हो जाती है, तो नई टेक्नोलॉजी नहीं आ रही उसको रिप्लेस करने के लिए, तो उसके अंदर वक्त के साथ साथ एक्सपेक्टेड रिटर्न कम होना शुरू हो जाता है। अब जैसे मोबाइल फ़ोन की मैंने जब बात की, जब नई नई टेक्नोलॉजी आई थी तो उस वक्त इसका इस बिज़नेस के अंदर ज़्यादा रिटर्न था। तो फ्यूअर प्रोजेक्ट्स आर एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड। अब उस सूरत में जब जो प्रोजेक्ट है वो पुराना हो गया, तो अब बहुत कम ऐसे प्रोजेक्ट रह जाते हैं, जैसे जब इकोनॉमी स्टेगनेंट है, जब टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट्स नहीं आ रही, तो नई इन्वेस्टमेंट जो है वो आपको इतना रिटर्न नहीं देती। तो फ्यूअर प्रोजेक्ट्स आर एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड हाई रिटर्न, सो लेस विल बी इन्वेस्टेड इफ इंटरेस्ट रेट्स आर हाई। अगर इंटरेस्ट रेट्स हाई हैं तो फिर लोग उसके अंदर इन्वेस्ट भी नहीं करेंगे पुराने प्रोजेक्ट्स के अंदर। So if it shows an inverse relationship between the real interest rate and the quantity of investment demanded. रियल रिलेशनशिप जो है इन दोनों का इन्वर्स है, रियल इंटरेस्ट रेट एंड क्वांटिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट डिमांडेड। इट शोज दैट 10 बिलियन ऑफ इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग विल बी अंडरटेकन एट अ 12%, यानी कि 10 बिलियन की इन्वेस्टमेंट है, स्पेंडिंग विल बी अंडरटेकन एट 12%, मीनिंग दैट 10%, 10 बिलियन dollars of investment project have an expected rate of return of 12% or more। तो अगर 12% है तो उसका 10 बिलियन की इन्वेस्टमेंट के अंदर हमें 12% का प्रॉफिट आ रहा है। तो हम लोग इधर है कि इन्वेस्टर उस वक्त सोचेगा कि मुझे ये इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, या इन केस अगर कोई नई टेक्नोलॉजी है फिर वो उसके ऊपर रिस्क लेगा कि 12% रिटर्न है। तो लेकिन अगर नई टेक्नोलॉजी नहीं है, पुरानी है और वो ज़्यादा बिजनेसेस पहले ही उसके अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो उस वक्त उसका प्रॉफिट मार्जिन या एक्सपेक्टेड रिटर्न भी कम हो जाएगा वक्त के साथ साथ। तो इन्वेस्टमेंट डिमांड का बस ये एक थोड़ा सा ये जो रिलेशनशिप है वो क्यों कम हो जाता है और कैसे कम हो जाता है। इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, अगर अगर इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट होती है तो जो डिमांड कर्व है हम लोगों का वो आगे की तरफ मूव कर जाता है, ऊपर की तरफ। अगर हमारी इन्वेस्टमेंट कम होती है और डिमांड कम होती है तो हमारा जो कर्व है, ये वाला जो डिमांड कर्व है, वो ID2 यानी कि उसकी बैकवर्ड डिक्रीज इन इन्वेस्टमेंट डिमांड जब होती है तो वो हमारा कर्व नीचे की तरफ मूव कर जाता है। ठीक है, ये है, यानी कि ये हमारा डिमांड कर्व है। इसके बाद इंक्रीज अगर हम लोग करते हैं इन इन्वेस्टमेंट डिमांड, अगर डिमांड किसी भी प्रोडक्ट की ज़्यादा है तो हमारा जो कर्व है वो ऊपर की तरफ मूव कर जाता है, जिसको हम ID1 के नाम से कह रहे हैं। और अगर हमारा डिमांड किसी भी चीज़ की कम है तो फिर इन्वेस्टमेंट जो है वो हमारी नीचे की तरफ मूव करिए, जो डिमांड कर्व है हमारा बैकवर्ड स्लोपिंग की तरफ चला जाता है, यानी ID2 उसमें हम लोगों का नीचे यानी कि जितना रिटर्न आ रहा है और जितनी रेट आ रहा है उसके मुताबिक एज कम्पेयर टू दिस वो हमारी इन्वेस्टमेंट भी उस हिसाब से एडजस्ट होगी। ठीक है, तो ये एक छोटा सा हमारा टॉपिक है। अब इसमें इसकी थोड़ी सी फैक्टर्स हैं, चीज़ें। शिफ्ट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट डिमांड, शिफ्ट इन इन्वेस्टमेंट डिमांड occurs when any determinant apart from the interest rate changes। अगर इंटरेस्ट रेट चेंज नहीं हो रहा या किसी और वजह से भी आपकी डिमांड जो है वो चेंज हो रही है तो उस सूरत में हमारा जो ये वाला जो कर्व है वो चेंज होता है। सिर्फ इंटरेस्ट रेट नहीं है, यानी कि इंटरेस्ट रेट हमारा उतना ही है जैसे, लेकिन वो उस चीज़ की, उस प्रोडक्ट की क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो बढ़ रही है या कम हो रही है, उसके वजह से हमारा डिमांड कर्व भी बढ़ता है या कम होता है। तो द ग्रेटर एक्सपेक्टेड रिटर्न क्रिएट मोर इन्वेस्टमेंट डिमांड, ग्रेटर एक्सपेक्टेड रिटर्न क्रिएट मोर इन्वेस्टमेंट डिमांड। जितनी ज़्यादा डिमांड होगी किसी भी चीज़ की रिटर्न की, उतनी इन्वेस्टमेंट की जाएगी। शिफ्ट कर्व टू राइट, यानी कि जब हमारा एक्सपेक्टेड रिटर्न ज़्यादा है तो हमारा डिमांड जो कर्व है वो यहाँ से यहाँ पर मूव कर जाएगा। जब हमारा एक्सपेक्टेड रिटर्न ज़्यादा है, लोग ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं प्रोडक्ट को, वहाँ पे हमारा डिमांड कर्व ऊपर की तरफ मूव कर जाएगा।
और जिसकी वजह से द रिवर्स कॉजेज द लेफ्टवर्ड शिफ्ट। ठीक है, ये इसके इसी की जो एक्सप्लेनेशन है वो यही स्लाइड के अंदर की गई है। इसके बाद एक्विजिशन, बस थोड़ा सा इसके अंदर है, changes in expected return results because acquisition, maintenance and operating cost. Higher cost lowers the expected returns। ये भी वही बातें हैं जो अभी हम लोग इसको बस ये समराइज कर रहे हैं इस टॉपिक को कि हायर कॉस्ट, जितना कॉस्ट ज़्यादा होगी उतना हमारा एक्सपेक्टेड रिटर्न कम हो जाएगा। बिजनेस टैक्सेस, जितने टैक्सेस ज़्यादा होंगे अब वो उसकी वजह से हमारा एक्सपेक्टेड रिटर्न या प्रॉफिट कम हो जाएगा क्योंकि टैक्सेस ज़्यादा देने पड़ रहे हैं। अब इसमें गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा जगहों पे इन्वॉल्व होती है। अगर इंटरेस्ट रेट हाई हो जाता है तो वहाँ पे भी हमारा एक्सपेक्टेड रिटर्न कम हो जाता है, टैक्सेस हाई हो जाते हैं तो उधर एक्सपेक्टेड रिटर्न कम हो जाता है। अगर टेक्नोलॉजी जो है वो इम्प्रूव होती है, टेक्नोलॉजी चेंजेस ऑफन इन्वॉल्व लोअर कॉस्ट। तो आपको यानी कि चेंज अगर हो रही है, टेक्नोलॉजी चेंज हुई है, उसको कॉस्ट आपकी कम आएगी लेकिन उसके ऊपर रिटर्न आपका ज़्यादा आएगा, विच वुड इंक्रीज एक्सपेक्टेड रिटर्न। नई टेक्नोलॉजी है, नई चीज़ें, और उसके अंदर आपकी इन्वेस्टमेंट कम होगी लेकिन उस इन्वेस्टमेंट के मुकाबले में आपका रिटर्न ज़्यादा होगा जब आपकी टेक्नोलॉजी इम्प्रूव होगी। तो स्टॉक ऑफ कैपिटल गुड्स ऑन हैंड, इफ देयर इज abundant आइडल कैपिटल ऑन हैंड, अगर आपके पास फालतू फंड्स पड़े हुए हैं बिकॉज ऑफ वीक डिमांड और रिसेंट इन्वेस्टमेंट, आपने डिमांड नहीं है लेकिन आपके जो आइडल कैपिटल है, फालतू पड़ा हुआ कैपिटल, और आपकी इन्वेस्टमेंट भी जो रिसेंट इन्वेस्टमेंट है वो भी वैसी ही पड़ी हुई है और डिमांड आपकी कम हो गई है, द न्यू इन्वेस्टमेंट वुड बी लेस प्रॉफिटेबल। अब उसके अंदर आप मजीद पैसे नहीं डालेंगे उस बिजनेस के अंदर क्योंकि उसका एक्सपेक्टेड रिटर्न वो कम है और आपका पहले ही पोटेंशियल यूटिलाइज नहीं हो रहा, या आपका जो कैपिटल है, आपका लैंड है, जो एग्जिस्टिंग है बिजनेस, वो अब पहले ही वो पूरा पोटेंशियल पे यूज़ नहीं हो रहा। उसके बाद अगर आप फंड ले लेते हैं वो आपको ज़्यादा नुकसान ही देगा। तो फर्म विद एक्सेस प्रोडक्शन कैपेसिटी have little incentive to invest in new capital. Therefore, less investment is forthcoming. At each real interest rate, the investment demand curve shifts leftward. तो ये वही बात है कि अगर हम लोग फर्म्स विद एक्सेस प्रोडक्शन कैपेसिटी, उनकी कैपेसिटी है हैव लिटिल इंसेंटिव टू इन्वेस्ट इन न्यू कैपिटल। अब अगर फर्म्स की एक्सेस प्रोडक्शन की तरफ नहीं करेंगे, जितनी उनकी डिमांड है उसके मुताबिक ही प्रोडक्शन करेंगे, या अगर उनको कोई इंसेंटिव नहीं मिल रहा, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा मज़ीद ज़्यादा प्रोडक्शन करने में, देयरफॉर लेस इन्वेस्टमेंट इज फोरकमिंग एट ईच रियल इंटरेस्ट रेट। तो वो कहेंगे कि अभी जितनी इन्वेस्टमेंट हमने की हुई है वो काफ़ी है, इनफ है, इन्वेस्टमेंट डिमांड का शिफ्ट लेफ्ट, जिसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ आपकी डिमांड कम होना शुरू हो जाती है और जो हमारा डिमांड का है वो नीचे की तरफ मूव कर जाता है। अब एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कंडीशंस both in the aggregate and in the certain specific markets can change the view of expected profits। तो जब पॉलिटिकल कंडीशंस अच्छी हैं तो एक्सपेक्टेशंस हाई हो जाएंगी, और अगर पॉलिटिकल कंडीशंस या दूसरी फ्लक्चुएशंस जैसे जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, पाकिस्तान जो है वो इस वक्त यानी कि मीडिया में इतनी ज़्यादा उसको हाईलाइट नहीं करा, लेकिन इस वक्त जंग की सिचुएशन में, क्योंकि फॉरेन अफेयर्स हैं या फॉरेन जो इसके रिलेशंस हैं वो इस वक्त एट स्टेक हैं। तो अफ़गानिस्तान और अमेरिका की जंग, उसके अंदर पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट, इसकी वजह से तो इस वक्त की सिचुएशन है वो थोड़ी सी क्रिटिकल है, लोग इस वक्त इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। तो क्योंकि इस वक्त इन्वेस्टमेंट करने से उनको एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न नहीं मिलेगा, और या एक्सपेक्टेड भी नहीं बल्कि कम रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा। तो instability of investment I is a very unstable type of spending, और I is more volatile, इन्वेस्टमेंट इज मोर वॉलेटाइल, मतलब कि वो उसमें फ्लक्चुएशंस आती हैं, और जब ये फ्लक्चुएशंस आती हैं यही फ्लक्चुएशंस बिजनेस साइकिल को जन्म देती हैं। तो आई इज मोर वॉलेटाइल देन जीडीपी। इन्वेस्टमेंट उस वक्त काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल हो जाती है जब अनस्टेबल टाइप ऑफ कंडीशंस हों किसी भी इकोनॉमी की। तो ये वॉलेटिलिटी ऑफ द इन्वेस्टमेंट, ये बिजनेस साइकिल टाइप भी आपको नज़र आ रहा होगा कि इन्वेस्टमेंट की, कभी आपने इन्वेस्टमेंट की और उसके बाद फिर आपको रिटर्न बहुत डाउन चले गए, यानी कि आपको नुकसान हो गया, और कभी इन्वेस्टमेंट की तो वो काफ़ी फ़ायदा मंद होगी। तो ये सारी चीज़ें की वॉलेटिलिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट कहलाते हैं, ये वॉलेटाइल है, यानी ये ऐसा नहीं है कि अगर आपने इन्वेस्टमेंट की तो आपके ऊपर और जितना आपने एक्सपेक्टेड किया रिटर्न मिलेगा उतना ही रिटर्न मिलेगा, ऐसा कभी भी नहीं होता। ये आपको जितना आप डिमांड कर रहे हो, जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, उस हिसाब से ही आपको रिटर्न मिलेगा।
तो हमेशा इन्वेस्टमेंट के अंदर वॉलेटिलिटी पाई जाती है, जिसको हम लोग यानी कि वो कभी भी फिक्स नहीं होती। फिर फैक्टर्स एक्सप्लेनिंग द वेरिएबिलिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट ड्यूरेबिलिटी, एक चीज़ जो ड्यूरेबल है, ड्यूरेबल मतलब ड्यूरेबल आइटम्स में जैसे पेरिशेबल आइटम्स होते हैं, इसके एज कम्पेयर टू पेरिशेबल आइटम्स, उसके अंदर इन्वेस्ट करने से आपको कम प्रॉफिट होता है, या वो एक आपको उसी दिन या 2 दिन के अंदर अंदर उस चीज़ को खत्म करना। ड्यूरेबल आइटम्स में इन्वेस्ट करने से आपको ज़्यादा रिटर्न मिल सकता है, जैसे गाड़ियां हैं, मोबाइल है, लैपटॉप, इस तरह की चीज़ें जो कि ज़रा ड्यूरेबल हैं, देर पाएँ ज़्यादा देर तक चलती हैं। तो इरेगुलरिटी ऑफ इनोवेशन, अगर आपकी इनोवेशन नहीं हो रही तो भी इन्वेस्टमेंट जो है वो भी उसके अंदर इरेगुलरिटी आ जाती है। वेरिएबिलिटी ऑफ प्रॉफिट्स, अगर प्रॉफिट्स वेरिएबल हैं, मतलब कि आपको ज़्यादा कभी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो जाता है, कभी बहुत कम प्रॉफिट हो जाता है, तो उसके अंदर वेरिएशन ज़्यादा है। जब भी प्रॉफिट्स के मार्जिन के अंदर वेरिएशन ज़्यादा होगी तब भी लोग कम इन्वेस्ट करेंगे किसी भी एक इकोनॉमी के अंदर। वेरिएबिलिटी ऑफ एक्सपेक्टेशन, जो लोगों की एक्सपेक्टेशन है उसके अंदर भी वेरिएशन है, हर इकोनॉमी के वेरी करती है। अगर पाकिस्तान के अंदर ज़ाहिर के यहाँ पे वॉलेटाइल कंडीशंस हैं, यहाँ पर इन्वेस्ट करना रिस्की है एज कम्पेयर टू इंडिया और बांग्लादेश, क्योंकि उनकी इकोनॉमी एज कम्पेयर टू पाकिस्तान थोड़ी सी ज़्यादा स्टेबल है, प्रोडक्टिविटी के लेवल्स बेहतर हैं। इसके अलावा अगर आप देखो तो जो डेवलप कंट्रीज हैं उधर तो उधर आपका रिटर्न जो है वो जितना एक्सपेक्टेड होता है वो बहुत हद तक मिल जाता है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर वो एक्सपेक्टेड रिटर्न कभी भी नहीं मिलता।